Good morning, all of students. Today we will teach about the polarization in physics. ध्रुवण की घटना क्या है, ध्रुवण का अध्ययन करेंगे। और इसके पहले हम जानते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो देखते हैं कि ध्रुवण की घटना किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जो फर्स्ट कंडीशन है कि यांत्रिक तरंगों का ध्रुवण नंबर ए पर है, वो है आपका यांत्रिक तरंगों का ध्रुवण। तो यांत्रिक तरंगों के ध्रुवण में हम देखते हैं कि किस तरह से तरंगों का ध्रुवण होता है। तो यांत्रिक तरंगों के ध्रुवण में क्या है कि हम जानते हैं, सबसे पहली बात क्या है कि यांत्रिक तरंगें क्या हैं। तो यांत्रिक तरंगों के बारे में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे। तो यांत्रिक तरंगें आप जानते हैं कि दो प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य। तो दो प्रकार की यांत्रिक तरंगें होती हैं, एक हो गया आपका अनुदैर्ध्य और दूसरा हो गया आपका अनुप्रस्थ। तो ये दो प्रकार की यांत्रिक तरंगें हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। आप जानते हैं कि यांत्रिक तरंगों को संचरित करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और जो यांत्रिक तरंगें हैं वो दो प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो जो अनुदैर्ध्य तरंगें हैं, जब ये संचरित होती हैं तो इनके संचरण की जो दिशा होती है वो होती है समांतर। तो जो अनुदैर्ध्य तरंगें हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंगें किसे कहते हैं कि वह तरंगें जिसमें माध्यम के कण चलने की दिशा में कंपन करते हैं, उन्हें अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी अनुदैर्ध्य तरंग की, कि वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग चलने के दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, उन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो तरंग के चलने की दिशा में कंपन करते हैं तो अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और अनुदैर्ध्य तरंग का जो उदाहरण है वो हो गया हमारा वायु में ध्वनि तरंग। वायु में ध्वनि तरंग ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है। और अनुदैर्ध्य तरंग में एक बात और है कि अनुदैर्ध्य तरंग संचरण की दिशा के परितः किसी भी कोण से देखने पर एक कंपन ठीक एक जैसे दिखाई देते हैं। तो जो अनुदैर्ध्य तरंगों के कंपन हैं, वो कंपन किसी भी कोण से देखें, किसी भी एंगल से देखने पर अनुदैर्ध्य तरंग के कंपन एक जैसे दिखाई देते हैं। और जब एक जैसे दिखाई देते हैं तो अनुदैर्ध्य तरंग संचरण की दिशा पूर्ण रूप से सममित होती है। तो जो इनकी दिशा हो गई, जब एक ही तरह से दिखाई देते हैं, किसी भी एंगल से देखने पर कंपन ठीक एक जैसे दिखाई देते हैं, तो इनको हम कहते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगों का जो संचरण की दिशा होती है वो सिमेट्रिकल होती है, सममित होती है। तो इनकी जो संचरण की दिशा हो गई वो हो गई कैसी, सममित। इनकी जो संचरण की दिशा हो गई वो हो गई सममित। अब देखते हैं अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग में क्या है, ये ट्रांसवर्स वेव होता है। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। तो तरंग कौन सी, जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अब इसका जो उदाहरण है वो है तनी हुई डोरी में उत्पन्न कंपन। तो ये इसका उदाहरण हो गया कि तनी हुई डोरी में उत्पन्न कंपन, और इसमें माध्यम के जो कण होते हैं लंबवत कंपन करते हैं। अब अनुप्रस्थ तरंग को संचरण की दिशा के परितः अलग अलग कोण से देखने पर
एक समान दिखाई नहीं देते हैं और ये आवश्यक नहीं है कि अनुप्रस्थ तरंगों को अलग अलग कोण से देखा जाए तो वो एक समान दिखाई दें। इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण ये हुआ कि तरंग संचरण की दिशा के लंबवत अनेक दिशाएं हो सकती हैं। यहाँ पर आपने देखा कि जो दिशा है वो दिशा एक ही है, संचरण की दिशा क्या है? एक है। लेकिन यहाँ पर जो संचरण की दिशा है वो क्या हो गई? अनेक हो गई। और जब संचरण की दिशा अनेक हो गई तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होती। वो कैसी होती हैं? असममित होती हैं। असममित, इनके जो संचरण की दिशा होती है वो सममित ना होकर के असममित हो जाती है। और जब असममित हो जाती है तो अनुप्रस्थ तरंग में संचरण की दिशा जब असममित हो गई, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सममितता की कमी हो गई। जब सममितता की कमी हो जाती है तो अनुप्रस्थ तरंगों द्वारा संचरण की दिशा के परितः जो सममितता में कमी आई है तो उस सममितता की कमी को ही हम कहते हैं ध्रुवण। तो जो ध्रुवण की घटना हुई तो वो आपको मिल गई यहाँ से। तो ध्रुवण की जो घटना है और ध्रुवण का जो हम परिभाषित करेंगे कि ध्रुवण क्या है, तो उसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगों के द्वारा अनुप्रस्थ तरंगों के द्वारा अनुप्रस्थ तरंगों के द्वारा संचरण की दिशा के परितः सममितता की कमी प्रदर्शित करना ध्रुवण कहलाता है। ध्रुवण कहलाता है। तो ये हो गई ध्रुवण की घटना। तो ध्रुवण की घटना में आपने देखा कि ध्रुवण की घटना से यह स्पष्ट हो गया कि जो आपने हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में पढ़ा था कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में व्यवहार करता है और तरंगों के रूप में व्यवहार करने के उपरांत जो तरंगों के रूप हैं कि तरंगें दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें। तो जो प्रकाश है, हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था कि अनुदैर्ध्य तरंगों की भांति व्यवहार करता है। और यहाँ आपको ध्रुवण की घटना से यह स्पष्ट हो रहा है कि जो ध्रुवण की व्याख्या है वो अनुदैर्ध्य तरंगें मान करके हम ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। हम जो ध्रुवण की व्याख्या कर पा रहे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगों को मानकर कर पा रहे हैं। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि हाइगेंस के द्वारा जो माना गया कथन था कि तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं, तो यहाँ ध्रुवण की घटना से स्पष्ट हो गया कि तरंगें अनुदैर्ध्य नहीं अनुप्रस्थ होती हैं, क्योंकि अनुदैर्ध्य मान करके ध्रुवण की घटना की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो एक ये प्रमाण मिल गया कि जो तरंगें हैं वो अनुप्रस्थ हैं, लेकिन फिर भी अनुप्रस्थ होने के बावजूद भी जो प्रकाश तरंगें हैं वो यांत्रिक तरंगों का भाग नहीं है। वो किसका है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उनका भाग है। और उनमें भी दो प्रकार की तरंगें पाई जाती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें और अनुप्रस्थ तरंगें। तो जो अनुप्रस्थ तरंग तो है, यहाँ से अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में यह स्पष्ट हो गया कि जो प्रकाश तरंगें हैं वो अनुदैर्ध्य नहीं अनुप्रस्थ हैं। लेकिन अनुप्रस्थ में भी यांत्रिक न होकर के वैद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं। और वैद्युत चुंबकीय तरंगों में भी दो पार्ट होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो यांत्रिक चुंबकीय तरंगों में
वैद्युत चुंबकीय तरंगों में जो अनुप्रस्थ भाग है वो अनुप्रस्थ की तरह व्यवहार करता है। इसका स्पष्टीकरण और अगले वीडियो में आपको हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि यदि किसी अनुप्रस्थ तरंग में कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही दिशा में हो तो उसे रेखीय ध्रुवण कहते हैं। तो अब ध्रुवण में आपका एक पार्ट निकल आया, एक अलग से भाग मिल गया कि यदि अनुप्रस्थ तरंग तो है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंग में जो कण हैं वो कंपन जो कर रहे हैं वो संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही दिशा में है। लंबवत तो है, आप जानते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण लंबवत कंपन करते हैं और लंबवत कंपन करने के बावजूद भी लंबवत कंपन केवल एक ही दिशा में हो तो इसे रेखीय ध्रुवण कहते हैं। तो एक पार्ट आपको मिल गया रेखीय ध्रुवण का, रेखीय ध्रुवण, तो उसे कहेंगे रेखीय ध्रुवण। कैसे? जब कण जो कंपन कर रहे हैं, कणों के संचरण की दिशा लंबवत हो लेकिन एक ही दिशा में हो तो उसे रेखीय ध्रुवण कहेंगे। अब या उसी को रेखीय ध्रुवण को हम समतल ध्रुवित तरंग भी कहते हैं। इसको कहते हैं समतल ध्रुवित तरंग, उसी को हम समतल ध्रुवित तरंग भी कहते हैं। यदि किसी तरंग के कणों के कंपन संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में हो तो इसे अध्रुवित तरंग कहते हैं। तो अब इसमें दो प्रकार मिल गए आपको, अध्रुवित तरंग। तो दो प्रकार के आपको पार्ट मिले, एक ध्रुवित तरंग और एक अध्रुवित तरंग। तो क्या है कि यदि अनुप्रस्थ तरंग में कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही दिशा में हो तो उसे रेखीय ध्रुवित या समतल ध्रुवित तरंग कहते हैं। दूसरा है कि यदि किसी तरंग में कणों के कंपन संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में समान हो तो उसे अध्रुवित तरंग कहते हैं। ये हुआ आपका ध्रुवण की घटना की प्रारंभिक व्याख्या और आगे अगले वीडियो में देखते हैं।